चूंकि इतनी शर्मनाक बात हो चुकी थी, शौर्य अब बस उसके झूठ के साथ खेल सकता था। आखिर जो दे दिया वो वापस तो नहीं ले सकता था। जिया बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य को देख रही थी। कंगन कीमती था, शायद ये शौर्य के परिवार की सबसे कीमती चीज थी, लेकिन वो उसे दे रहा था। जिया भावुक हो गई। याकूब के लिए तो ये और भी शर्मनाक था। उसके कानों से मानो भाप निकल रही थी। उसे लगा कि अगर वह और वहां रहा तो और भी ज्यादा शर्मिंदा होगा। खुद को संभालने के लिए वो गुस्से में खंजर तानते हुए उठ खड़ा हुआ और चला गया। शौर्य भी अब जाना चाहता था। उसका असली मकसद जिया को कंगन सौंपना तो पूरा हो चुका था। अब और रुकने का उसका कोई मन नहीं था। उसे लग रहा था जितना वो रुकेगा उतना ही अजीब लगेगा। इसलिए उसने जल्दी से बहाना बनाया और सीढ़ियां उतरने लगा। रुको शौर्य! जिया उसके पीछे दौड़ी, हाथ में कंगन लेकर। शर्म से उसकी तरफ देखते हुए उसने कंगन लौटाते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? ये अनएक्सेप्टेबल है। तुम मुझे वो जेड कंगन क्यों दे रहे हो जो तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए छोड़ा था? इसकी कीमत मेरे पुराने कंगन से कहीं ज्यादा है। अरे, मेरा कोई खास मतलब नहीं है। इसे उस कंगन का मुआवजा समझ लो जो मैंने तोड़ा था। शौर्य के लिए यह बताना बड़ा ऑकवर्ड था कि उसने सस्ता कंगन खरीदा था। वो ये भी नहीं बताना चाहता था कि उसने सस्ता कंगन दिया था। जिया ने फिर कहा, तुम मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं इसे बस मुआवजा मानूं। ये तुम्हारे परिवार की सबसे कीमती चीज है। तुम्हारी दादी ने इसे तुम्हारे लिए छोड़ा है। इसे सिर्फ उसी लड़की को मिलना चाहिए जो अग्रवाल परिवार की बहू बनेगी। तुम किसी को इतना कीमती कंगन देकर उसे मुआवजा नहीं कह सकते। जिया बहुत नेकदिल थी और इससे पहले भी कई लड़के उस पर लट्टू हो चुके थे, लेकिन उनमें से बहुत कम ही उसके दिल को छू पाए थे। बेशक वो सिर्फ इसीलिए शौर्य में दिलचस्पी नहीं ले रही थी क्योंकि उसने उसे जेड ब्रेसलेट दिया था। बस वो उससे टच्ड थी। लेकिन उसी वक्त शौर्य के लिए उसके दिल में एक अनकही सी भावना ने जन्म लिया। उसे लगा कि शौर्य बहुत ईमानदार और लॉयल था। अब ऐसे लोग कम ही मिलते थे। शौर्य मेहनती और सिंसियर था। वो अब समझ गई कि ये एडमिरेशन की भावना थी। उसके थॉट्स तब टूटे जब शौर्य ने पूछा, तापसी और बाकी लोग क्या कह रहे थे? मुझे नहीं पता। जिया ने थोड़ा बगल में देखा और फिर शौर्य की तरफ। वैसे भी ये बहुत कीमती है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं इंसिस्ट करता हूं कि तुम इसे एक्सेप्ट करो। आखिर हम जल्द ही ग्रेजुएट हो जाएंगे और जब कॉलेज फिर से खुलेगा तो शायद हम कम ही मिलेंगे। मुझे डर है कि भविष्य में तुम्हें मुआवजा देने का मौका ना मिले। शौर्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ, उसके जवाब ने जिया को खुशी से भर दिया। क्या तुम वैसे इंसान हो जो दूसरों का एहसान नहीं रखना चाहते शौर्य? हाँ, शौर्य ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं इस जेड ब्रेसलेट को अभी रखती हूं। जब तुम्हारी शादी होगी तब इसे लौटा दूंगी, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। जिया के ब्रेसलेट एक्सेप्ट करते ही शौर्य को लगा कि बात खत्म हो गई है। अब उसके पास रुकने का कोई कारण नहीं था। अरे शौर्य! जिया फिर से उसके पीछे दौड़ी। तुम्हें पता है, जब तुम सच में शादी करोगे तो मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलना। क्यों ना हम इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कॉन्टैक्ट इन्फो का एक्सचेंज कर लें। वो ठीक है, मुझे आपको वीचैट पर जोड़ने दो। जब ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शौर्य को समझ नहीं आया कि अब और क्या कहे। वो मना भी नहीं कर सकता था और वहां से बिना कुछ कहे जा भी नहीं सकता था। आखिरकार अगर वो जिया का प्रपोजल एक्सेप्ट किए बिना चला जाता तो लोग क्या कहते। इसलिए उसने जिया को अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया। बेशक शौर्य इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये मान ले कि इतनी खूबसूरत लड़की उसे पसंद कर सकती है। उसे वीचैट पर जोड़ने के बाद भी उसे लगा कि वो वैसे भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसने इस बारे में ज्यादा न सोचने की कोशिश की। एक बार कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हो जाने के बाद जिया ने कंगन अपने पास रखा और वापस ऊपर चली गई। उस वक्त बाकी लड़कियां अभी भी शौर्य की इंटेंशंस पर शक कर रही थीं। जिया, वो कंगन वापस नहीं लेना चाहता था? लड़कियों ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उन्होंने उसे धीरे धीरे अपनी मेज पर लौटते देखा। हा हा हा, देखो, मैंने सही अनुमान लगाया। शौर्य तुमसे सच में प्यार करता है जिया। उसने तुम्हें अपने परिवार की सबसे कीमती चीज दी है।
ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए काफी है, तापसी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। बिल्कुल, शायद तुम सबने पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन शौर्य जिया को ऐसे देख रहा था जैसे उसे डर हो कि वो उसका गिफ्ट रिजेक्ट कर देगी। अरे अरे, तुम सबको तो पता होना चाहिए कि ऐसा जेड ब्रेसलेट यूजुअली फैमिली की होने वाली बहू को दिया जाता है। हा हा हा, वो लड़का वाकई बहुत समझदार है। लड़कियां हंसी खुशी बात करती रहीं। ठीक है लड़कियों, थोड़ा शांत हो जाओ। शौर्य, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम लोग सोच रही हो। वो कोई चालाक या षड्यंत्रकारी लड़का नहीं है। मैं जेन्युइनली चाहती हूं कि तुम लड़कियां फ्यूचर में उस पर ऐसे कमेंट करना बंद कर दो, जिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ओह, शौर्य के लिए प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव हो रही हो? जिया, मुझे मत बताओ कि तुमने, तापसी ने जिया की तरफ देखकर टीजिंगली कहा। अगर तुम और बकवास करोगी तो मैं बाद में तुम्हारे मुंह में ठूंसने के लिए 3 ट्रेज बंस की खरीद लूंगी। लड़कियां इस पर हंसने लगीं और फिर से गप्पे मारने लगीं। दूसरी तरफ शौर्य वापस लाइब्रेरी नहीं जा सका। जब वह वहां पहुंचा तो वह पहले से ही पूरी तरह भरी हुई थी। कहीं और जगह न मिलने पर उसने आह भरी और स्टूडेंट हॉस्टल लौट गया। वैसे भी दोपहर में उसकी विशाल और बाकी दोस्तों के साथ लंच के लिए बाहर जाने की प्लान थी। अप्रत्याशित रूप से उसे थोड़ी देर बाद जिया से एक वी-चैट मैसेज मिला। बताओ शौर्य, तुम लंच के लिए किस कैफेटेरिया में जा रहे हो? उसने पूछा। मैं शायद ये डिसीजन अपने रूममेट्स पर छोड़ दूंगा। हम साथ में बाहर खाना खाएंगे। क्यों? मैसेज से थोड़ा हैरान होकर शौर्य ने रिप्लाई दिया। ओह, तुम उनके साथ बाहर जा रहे हो? मैं दरअसल तुम्हें लंच पर इनवाइट करने का सोच रही थी। आखिरकार तुम पहले ही 2 बार मेरी मदद कर चुके हो। 2 बार? शौर्य ने कंफ्यूजन में सिर के पीछे हाथ फेरा। हाँ, तुम मुझे उस दिन हॉस्पिटल ले गए थे और आज तुमने मुझे उस अनोइंग याकूब से छुटकारा दिलाने में मदद की। हा हा हा, अभी वो बहुत एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा होगा। उम्मीद है कि अब वो मुझे अकेला छोड़ देगा और मैं फाइनली थोड़ी पीस पा सकूंगी। ठीक है, वो इतना बुरा इंसान नहीं है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें काफी पसंद करता है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या इसका मतलब ये है कि मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहिए? क्या तुम हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हो? नहीं, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अगर तुम देते भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसके लिए मेरे पास कोई फीलिंग्स नहीं है। वैसे मैं दोपहर में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रही हूं। मैं तुम्हारे लिए एक सीट रिजर्व कर दूंगी। तुम भी बाद में आकर मेरे साथ पढ़ाई क्यों नहीं करते? हम स्टडी बडीज बन सकते हैं। शौर्य अपने फोन की स्क्रीन को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। कम से कम उसे इतना तो यकीन था कि जिया उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। हालांकि हर बार जब वो उसके आसपास होती थी तो उसे थोड़ा अजीब महसूस होता था। उसे सच में डर था कि कहीं वो उसके प्यार में न पड़ जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि अगर वो जिया से दूर रहे तो बेहतर होगा। इसलिए उसने रिप्लाई न देने का फैसला किया। फिर वो विशाल और बाकी दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए नीचे चला गया। हालांकि लंच खत्म होने के बाद वो लाइब्रेरी नहीं गया। वो बस पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में ही रुक गया। दोपहर जल्दी बीत गई। शाम के समय जिया ने उसे एक और मैसेज भेजा। तुम क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सीट रिजर्व कर रखी थी और मैं तुम्हारे आने का 1:30 बजे से इंतजार कर रही हूं। क्या तुम किसी और काम में बिजी हो? सॉरी, लाइब्रेरी में पहले मेरे कंफर्ट के लिए बहुत ज्यादा लोग थे। मैंने हॉस्टल में ही स्टडी कर ली, शौर्य ने जवाब दिया। ओह, समझ गई, कोई बात नहीं। हम आगे से लाइब्रेरी में पहले जा सकते हैं। जो भी पहले पहुंचेगा वो दूसरे के लिए सीट रिजर्व कर लेगा, ठीक है? अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करता हूं। शौर्य ने रिप्लाई भेजने के बाद अपना फोन एक तरफ रख दिया। असल में वो उससे बचने की कोशिश कर रहा था। सच तो ये था कि जब से मिला के साथ चीजें बेहतर हुई हैं, शौर्य जानबूझकर बाकी लड़कियों से डिस्टेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार एग्जाम्स खत्म होने के बाद भी शौर्य और उसके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को थीसिस और रिसर्च पेपर्स से निपटने के लिए 3 महीने तक स्कूल में रहना होगा। उस दौरान जिया और दूसरे डिपार्टमेंट्स के छात्र अपनी इंटर्नशिप्स के लिए चले जाएंगे। वो शायद उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा।
शौर्य को पता था कि वो जिया के फ्रेंड सर्कल में कभी अच्छी तरह फिट नहीं हो सकता। इन थॉट्स के साथ उसके उलझे हुए विचार साफ हो गए और उसने इसके बारे में और चिंता नहीं की। इसके बाद 2 दिन बिना किसी परेशानी के गुजर गए। उन 2 दिनों में जिया हर सुबह और दोपहर उसे मैसेज भेजकर कहती थी कि उसने लाइब्रेरी में उसके लिए सीट रिजर्व कर रखी है और वो उसके साथ पढ़ाई का इंतजार कर रही है। हर बार जब वो पूछती, शौर्य कोई न कोई बहाना बनाकर उसे मना कर देता। इसके अलावा जिया उसे थैंक्स कहने के लिए लंच पर भी इनवाइट करती रही। उसे पता था कि अगर तापसी और बाकी लड़कियां आसपास होंगी तो शौर्य अनकंफर्टेबल फील करेगा। इसलिए उसने एक बार यह भी पूछा कि क्या वो अकेले उसके साथ लंच करना चाहेगा। हालांकि शौर्य ने फिर भी एक्सक्यूजेस बनाकर उन इन्विटेशंस को भी टाल दिया। इसके बाद जिया ने उसे बाहर जाने का कहना बंद कर दिया। अगले 3 दिनों में उसने उससे बिल्कुल बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे जिया कहीं गायब ही हो गई हो। शौर्य ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह बस हर दिन पढ़ाई और अपने रिवीजन पर फोकस कर रहा था। वह अपना टाइम मिला के साथ उसकी रीसेंट प्रोग्रेस पर बात करने में भी बिताता था। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एक दोपहर देर से शौर्य राकेश से मिलने के बाद वापस स्कूल लौट रहा था। वह स्कूल के सामने चाय की दुकान पर रुका क्योंकि वो विशाल और बाकी दोस्तों के लिए कुछ ड्रिंक्स लेना चाहता था। शौर्य! अचानक एक लड़की की आवाज ने उसे पुकारा। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि तापसी थी। वो भी शायद चाय लेने के लिए लाइन में खड़ी थी। उसे वहां देखकर तापसी थोड़ी हैरान तो थी, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। पहले जब भी वो उसे देखती थी तो हमेशा हंसती और उसे चिढ़ाती थी, लेकिन अब वह उसे बस गुस्से से घूर रही थी। शौर्य ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उसी समय उसकी चाय तैयार थी। उसने तापसी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मैं इस ब्यूटीफुल लड़की के ड्रिंक का भी पेमेंट करूंगा। ठीक है, दुकानदार ने हंसते हुए जवाब दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे लिए पेमेंट करने की क्या जरूरत है? तापसी ने गुस्से में घूरते हुए कहा। तापसी, मैंने क्या किया? शौर्य ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कितनी बार जिया के इनवाइट्स को इग्नोर किया है? तापसी ने गुस्से में भौहें चढ़ाते हुए कहा। शौर्य थोड़ा खांसने लगा। उसे पता था कि कभी न कभी ये टॉपिक तो सामने आएगा। क्या तुम्हें पता है कि जिया हर दिन 20 मिनट पहले उठती थी ताकि वह लाइब्रेरी में जाकर तुम्हारे लिए सीट रिजर्व कर सके? जब हमने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि तुम फ्यूचर में हमारे साथ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में ज्वाइन करोगे, लेकिन तुम कभी नहीं आए, बस बहाने बनाते रहे। दोपहर में पढ़ाई के लिए बुलाए जाने पर भी वह हमेशा तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाती थी और कहती थी कि उसने तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन बेशक तुम नहीं गए। तुमने लगातार 2 दिनों तक जिया के साथ ऐसा किया। और तो और, जब उसने तुम्हें लंच के लिए इनवाइट किया था, वो इतनी कंसर्न्ड थी कि तुम बाहर खाने के आदी नहीं हो कि उसने तुम्हारे लिए कैंटीन से खाना भी ऑर्डर करके रखा था। वो बस तुम्हारे साथ लंच करना चाहती थी और हमें भी साथ नहीं बुलाया क्योंकि उसे लगा कि हम तुम्हें परेशान कर देंगे। फिर भी तुमने उसका इनवाइट एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तुम आखिर क्यों बच रहे हो? एक मर्द की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकते? मैं बता सकती हूं कि जिया तुम्हें पसंद करती है, भले ही हमें समझ नहीं आता कि क्यों, लेकिन तुमने उसे सच में हर्ट किया है, तापसी ने गुस्से में कहा। शौर्य ने यह सब सुनने के बाद तुरंत गिल्ट फील किया, क्योंकि जिया ने सच में उसे कई बार इनवाइट किया था, लेकिन उसने हमेशा उसके इनवाइट्स को टाल दिया था। शौर्य ने सोचा कि जिया बस फ्रेंडली है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो इन चीजों को लेकर सीरियस है, और उसने कैंटीन में उसके लिए खाना लेकर उसका इंतजार किया था। अब उसे उसके प्रति बहुत गिल्टी फील हो रहा था। क्या तुम्हें पता है कि जिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? क्या? जिया सोचती है कि तुम एक अच्छे और ऑनेस्ट इंसान हो। उसे यह भी लगता है कि तुम बहुत प्यारे हो और वो सच में तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती है। लेकिन कौन जानता था कि तुम एक बेवकूफ हो। जिया मुसीबत में है और तुम यहां खूबसूरत लड़कियों के लिए ड्रिंक्स खरीद रहे हो। तुम्हें जिया की बिल्कुल परवाह नहीं है। उसने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। अपनी फीलिंग्स बयां करने के बाद तापसी थोड़ा हल्का महसूस करने लगी। शौर्य स्टन्ड रह गया। जिया मुसीबत में है? ये जिया नहीं है, उसकी मम्मी है। उसकी मम्मी बहुत बीमार हो गई हैं। वही दिन था जब उसने तुम्हें कैंटीन में लंच के लिए बुलाया था।
वो घर का खाना लेकर तुम्हारा वेट कर रही थी और फिर भी तुमने उसे फिर से कैंसिल कर दिया। उसके बाद उसे घर से कॉल आया कि उसकी मम्मी बेहोश हो गई हैं और वो तुरंत छुट्टी लेकर घर चली गई। हम सबको पता था कि तुमने जिया को कभी सच में दोस्त की तरह नहीं देखा था। अगर ऐसा है तो तुमने उसे इतना कीमती जेड ब्रेसलेट क्यों दिया? तापसी ने शौर्य को घूरते हुए पूछा। फिर जब उसका ड्रिंक तैयार हो गया तो उसने पैसे दिए और शौर्य को वहीं अकेला छोड़ दिया। शौर्य के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। शौर्य को सच में बहुत बुरा लगा। उसका दिल टूट गया। वो इसलिए नहीं कि वो जिया से प्यार करता था, बल्कि इसलिए कि वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था। लेकिन जिया को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब वो अपने परिवार के मुश्किल समय से गुजर रही थी, तब भी वो कैंटीन में उसका इंतजार करता रहा। फिर भी इन 3 दिनों में शौर्य ने उससे संपर्क करने की कोशिश तक नहीं की। शौर्य ने अपने सोशल मीडिया पर जिया की पोस्ट देखी। उसमें लिखा था, उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी मां। सब ठीक हो जाएगा। डैडी और मैं तुम्हारे लिए दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर की तलाश करेंगे। ये पोस्ट 3 दिन पुरानी थी और शौर्य ने अब तक जिया से उसकी मां का हाल चाल तक नहीं पूछा था। शौर्य को और भी बुरा लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तापसी अभी बहुत दूर नहीं गई थी। शौर्य ने जल्दी से उसका पीछा किया। तुम्हें क्या चाहिए? तापसी ने ठंडे लहजे में पूछा। मुझे बस ये जानना है कि जिया की मां किस अस्पताल में है और उन्हें क्या बीमारी है, शौर्य ने झिझकते हुए कहा। अब पूछने का ख्याल आया है? कितने मूर्ख हो, तापसी ने उसे डांटते हुए कहा। वो प्रांतीय पीपल्स अस्पताल में है। एक दुर्लभ और बहुत ही गंभीर बीमारी है। कई डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, तापसी ने रूखे स्वर में जवाब दिया और फिर चली गई। शौर्य अभी भी सोच रहा था कि उसे जिया से मिलने जाना चाहिए या नहीं। अगर जाता भी है तो क्या कहेगा, और वो उसकी कोई मदद भी नहीं कर सकता था। अचानक शौर्य को एक बात याद आई। अब जब उसके पास मिलिट्री इमरजेंसी बेस का कंट्रोल था तो वो शायद जिया की मां की मदद कर सकता था। मिलिट्री इमरजेंसी बेस वो जगह थी जहां सभी जरूरी मेडिकल उपकरण, दवाइयां और यहां तक कि गुप्त जानकारी भी रखी थी। श्री बालकृष्ण के मुताबिक वहां की मेडिकल जानकारी दुनिया की सबसे एडवांस्ड मानी जाती थी और शायद वहां से जिया की मां के लिए कुछ इलाज का रास्ता निकल सकता था। शौर्य ने तुरंत विनय को फोन किया। हाँ श्री अग्रवाल, मैं मिलिट्री बेस पर हूं, आपका क्या हुक्म है? विनय ने कहा। विनय और देव अब शौर्य के बॉडीगार्ड थे, लेकिन उन्हें हर वक्त उसके साथ रहने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए शौर्य ने उन्हें मिलिट्री बेस का इंचार्ज बना दिया था। क्या मिलिट्री बेस के रिसोर्सेस किसी अनजानी बीमारी का इलाज खोज सकते हैं? शौर्य ने पूछा। बिल्कुल, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, ज्यादातर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए श्री अग्रवाल? एक पेशेंट है जिसकी बेटी जिया प्रांतीय पीपल्स अस्पताल में है। वो मेबेरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। प्लीज इसे चेक करो और बेस्ट डॉक्टर्स को भेजो, शौर्य ने कहा। समझ गया श्री अग्रवाल, शौर्य ने फोन रख दिया। वो अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकता था कर चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया उससे धन्यवाद कहेगी, क्योंकि वैसे भी वो खुद को उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। इसके बाद शौर्य वापस अपने हॉस्टल में पढ़ाई करने चला गया। उसी वक्त प्रांतीय पीपल्स अस्पताल में, डॉक्टर प्लीज मेरी वाइफ की मदद कीजिए, चाहे जितना खर्च हो मैं देने को तैयार हूं। एक अधेड़ उम्र का आदमी डॉक्टर से मिन्नत कर रहा था। उसके बगल में एक यंग और खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखों में आंसू थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि जिया और उसके पिता अंगद सिंह थे। श्री अंगद, हमने दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो हम में से किसी ने भी ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं देखी है। प्लीज निश्चिंत रहें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर ने कहा। अंगद थक कर कुर्सी पर बैठ गए। जिया का दिल अपने पिता को इस तरह टूटता हुआ देखकर और भी भारी हो गया। पापा, क्या हमें मिस्टर नंद को फोन करना चाहिए? वो शायद हमारी मदद कर सकते हैं, जिया ने धीरे से कहा। अंगद ने सिर हिलाया। नहीं, अब हमारा तुम्हारे दादा दादी से कोई लेना देना नहीं है। हमें उनकी कोई मदद नहीं चाहिए। बस यही उम्मीद करता हूं कि ये तुम्हारी मां की नियति नहीं है।
उसने अपना पूरा जीवन मेरे साथ कठिनाइयों में गुजारा है, अंगद ने रोते हुए कहा और जिया भी उसके साथ रो पड़ी। श्रीमान अंगद, जिया, हम यहां श्रीमती इंदिरा सिंह से मिलने आए हैं। कुछ लोग कमरे में आए। वे जिया के रूममेट्स और एक लड़का याकूब था। उनके हाथों में बहुत सारी चीजें थीं। तापसी भी हॉस्टल से उनके साथ आई थी। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा जिया के दोस्त। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। अंगद ने हल्की मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आने के लिए शुक्रिया दोस्तों, जिया भावुक होकर बोली। जिया, तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं हम। और हां, तुम्हारी मां कैसी हैं? तापसी ने चिंतित होकर पूछा। डॉक्टरों ने आज सुबह कुछ स्पेशलिस्ट्स बुलाए हैं, लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या इश्यू है, जिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। याकूब ने धीरे से कहा, शायद मैं अपने पापा से कहूं, वे कुछ डॉक्टर्स को बुला सकते हैं। उनके कुछ जान पहचान के हैं जो शायद मदद कर सकते हैं। अंगद और जिया के चेहरे पर उम्मीद की झलक आ गई और अंगद ने याकूब का शुक्रिया अदा किया। यह सच में बहुत मददगार होगा याकूब, बहुत बहुत धन्यवाद। याकूब ने सिर हिलाया और बोला, कोई बात नहीं, मैं। अंगद, आखिरकार जिया मेरी क्लासमेट है। याकूब ने हंसते हुए अपने पापा को फोन लगाया। मन ही मन वह जानता था कि उसके पापा के कॉन्टैक्ट्स उतने अच्छे नहीं थे जितने अंगद के, लेकिन उसने कोशिश करने का सोचा। याकूब के पापा ने फोन पर सुनते ही वादा किया कि वह कोशिश करेंगे। आखिर उनका एक ही बेटा था और उसे खुश रखना उनका फर्ज था। याकूब के पापा ने तुरंत विदेश में कुछ जान पहचान के डॉक्टर्स के साथ साथ लोकल चाइनीज मेडिसिन एक्सपर्ट से भी संपर्क किया। कुछ देर बाद याकूब खुशी खुशी वापस आया और कहा, मिस्टर अंगद, मेरे पापा ने कुछ डॉक्टर्स अरेंज कर दिए हैं, वो कल आ रहे हैं। अंगद ने राहत की सांस ली। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब, हम सारी फीस देंगे और क्वारिंगटन परिवार हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। बहुत शुक्रिया याकूब, जिया ने भी कृतज्ञता जताई। याकूब मुस्कुराया और बोला, अरे कोई बात नहीं। इस बीच विदेश में, अरे हेलो मी, लिंकन यहां। क्या डॉक्टर डोरियन अवेलेबल हैं? हाँ, कल के लिए नहीं। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। मी लिंकन ने फोन रखा। उनकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट साफ थी। वह सोच रहे थे, अगर मैं अपने बेटे के कहे वादे को पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा। उन्होंने कुछ और स्पेशलिस्ट से भी संपर्क किया, लेकिन ज्यादातर व्यस्त थे। कुछ ने 2 दिन में आने की बात की। अगली सुबह हुई। डॉक्टर और स्पेशलिस्ट्स का कॉन्फ्रेंस हो चुका था, लेकिन बीमारी का पता नहीं चला। अंगद का हाल बेहाल था। अचानक 2 डॉक्टर्स उत्साह से दौड़ते हुए आए। अच्छी खबर है डॉक्टर, उनमें से एक ने जोश में कहा। मुख्य डॉक्टर ने भौहें चढ़ाकर उनकी ओर देखा, संकेत में कि मी क्वारिंगटन अभी भी वहीं थे। अरे ये तो मियां अंगद के लिए अच्छी खबर है। मिसेज अंगद को देखने के लिए बाहर एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम इंतजार कर रही है। दुनिया भर से 10 के करीब एक्सपर्ट्स आए हैं। उनमें कुछ बहुत फेमस हैं, जैसे कि डॉक्टर ईडन और डॉक्टर जयचरी। क्या? मुख्य डॉक्टर और अन्य सब हैरान थे। जिया और अंगद भी अचंभे में थे। तापसी, याकूब और दूसरे दोस्त भी वहां थे और सब याकूब को देखकर हैरान थे। उन्हें नहीं लगा था कि याकूब कोई मशहूर एक्सपर्ट ला सकता है। भले ही उसका परिवार इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन याकूब के पापा ने समहाउ इतने एक्सपर्ट्स को बुलाने का जुगाड़ कर ही लिया। क्या वह वही याकूब था जिसे हर कोई जानता था? क्या चल रहा था? स्थिति सुनते ही एक्सपर्ट्स वार्ड में चले गए। हेड डॉक्टर उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। ये सब अपने टाइम के टॉप एक्सपर्ट्स थे। 3.5 घंटे बाद वे बाहर आए। एक्सपर्ट्स ने बताया, पेशेंट अब ठीक है, बस आराम की जरूरत है। डॉक्टर्स इंटरव्यू के लिए रुकेंगे क्या? हेड डॉक्टर ने गुजारिश की, लेकिन एक्सपर्ट्स ने ध्यान नहीं दिया और निकल गए। सच में डॉक्टर, पेशेंट ठीक हो गई है, एक डॉक्टर ने एक्साइटमेंट में कहा। अंगद और जिया बहुत इमोशनल हो गए। थैंक यू सो मच याकूब, जब तुम्हारे पापा लौटेंगे तो मैं उन्हें पर्सनली थैंक यू कहूंगा। अंगद ने कहा, आपके लिए कुछ भी मिस्टर अंगद। याकूब को यह सब अनरियल लग रहा था, पर वो कंफ्यूज भी था। क्या उसके पापा ने वाकई इन एक्सपर्ट्स को बुलाया था? याकूब को भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने पापा को कॉल किया। पापा, क्या आपने उन एक्सपर्ट्स को बुलाया था? कौन से एक्सपर्ट? बहुत फेमस डॉक्टर ईडन और डॉक्टर जैकरी।
क्या आपने उन्हें बुलाया था? बेवकूफ मत बनो। मैं उन डॉक्टर्स को कैसे जान सकता हूं? मैंने कुछ नॉर्मल डॉक्टर्स को ही बुलाया था। इतना एक्साइटेड मत हो बेटा। याकूब का चेहरा उतर गया। उसे लगा था कि यही वो डॉक्टर्स थे जिनसे उसके पापा ने बात की थी। लेकिन अगर उसके पापा नहीं थे तो आखिर उन्हें बुलाया किसने? याकूब की क्यूरियोसिटी बढ़ गया। याकूब, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मिस्टर अंगद ने कहा कि जिया हमें बाद में डिनर पर ले आए। तापसी और बाकी लोग खुशी से बोले। अब जबकि जिया बेहतर फील कर रही थी, तापसी और सब उसके लिए खुश थे। जरूर, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस कुछ डॉक्टर्स को बुलाया, याकूब ने कहा। सबको लगा कि याकूब ने ही हेल्प की है, इसलिए जिया का एटीट्यूड भी याकूब के लिए थोड़ा सॉफ्ट था। याकूब उन्हें सच नहीं बता सकता था। आखिरकार यही सही टाइम था जिया के दिल में अपनी जगह बनाने का। वार्ड के बाहर सब खुशी खुशी बातें कर रहे थे। इस बीच अंदर जिया अपनी मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और उसके पापा ने उसे बुलाया। जिया, मुझे पता है कि तुम्हें याकूब ज्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। अब तुम लोग ग्रेजुएट भी हो रहे हो और याकूब ने हमारी इतनी मदद भी की। पापा, आप क्या कह रहे हैं? जिया थोड़ा हैरान हो गई। बस इतना कह रहा हूं कि तुम याकूब के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करो। उसने हमारी काफी प्रॉब्लम्स में हेल्प की है, अंगद ने समझाया। जिया सोच में पड़ गई। पर पापा, आपको ये अजीब नहीं लगता? अजीब क्या? जिया ने कहा, आप याकूब के पापा को जानते हैं, और सच कहूं तो जिन एक्सपर्ट्स ने मम्मी को बचाया वो बहुत प्रोफेशनल लग रहे थे। उन्होंने मम्मी को बचाया और कुछ भी चार्ज नहीं किया, हमसे बात तक नहीं की। ऐसा लगा जैसे वो किसी स्पेशल मिशन पर थे, न कि पर्सनल इनवाइट पर आए थे। अंगद ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, ये अजीब तो है, पर सिर्फ याकूब ने ही अपने पापा को कॉल किया था। हमारी मदद के लिए और कोई यहां नहीं था। यांकेन का तो सवाल ही नहीं। ये असंभव है कि उन्होंने हेल्प भेजी हो। क्या याकूब ने पहले अपने पापा से कंफर्म नहीं किया था? शायद ये उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस की वजह से हुआ हो। ज्यादा मत सोचो, जिया, अंगद ने उसे समझाया। फिर जिया याकूब और बाकी लोगों के साथ बाहर चली गई। जिया, मैंने हॉस्पिटल आने से पहले शौर्य को देखा था, तापसी ने डिनर के दौरान कहा। शौर्य का नाम सुनते ही जिया चौंक गई। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। ओह, उसने धीरे से कहा। जिया को शौर्य से बहुत अच्छी फीलिंग आई थी और उसने उसे एक बहुत कीमती चीज भी दी थी। तभी से शौर्य के लिए उसके मन में फीलिंग्स बढ़ने लगी थीं। जब भी वह खाली होती थी तो हमेशा शौर्य के बारे में ही सोचती थी। उसे वो बहुत प्यारा लगता था, लेकिन उसे लगता था कि शायद शौर्य उससे नफरत करता है। वो बस दोस्त बनना चाहती थी, पर शौर्य के बिहेवियर ने उसे काफी निराश कर दिया। वैसे भी उस गरीब किसान में ऐसा क्या खास है? याकूब ने गुस्से में कहा। उसके बाद सबने इस बारे में बात करना बंद कर दिया, लेकिन जिया को बुरा लगा। शौर्य को छोड़कर कभी किसी ने उसे ऐसे रिजेक्ट नहीं किया था। जब शौर्य को पता चला कि जिया की मम्मी ठीक हो गई हैं, तो उसे राहत मिली और उसकी लाइफ वापस नॉर्मल हो गई। उसी शाम शौर्य लाइब्रेरी में किताबें लौट आने गया। उसने लाइब्रेरी के बाहर एक लड़की को देखा जो किसी का इंतजार कर रही थी। वो लड़की जिया थी। जिया ने सिर उठाया और शौर्य को देखा। अरे जिया, तुम पढ़ने आई हो? शौर्य ने अजीब तरीके से पूछा। नहीं, मैं बस किताबें लौटाने आई हूं, जिया ने कहा। शौर्य को पहले वाले बिहेवियर के लिए गिल्ट फील हो रहा था। तुमने खाना खा लिया? मैं तुम्हें कैंटीन में खाना खिला सकता हूं। अभी सुना कि तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? शौर्य ने पूछा। अब उनकी तबीयत ठीक है, थैंक यू पूछने के लिए। और मैं खाना खा चुकी हूं। ऑफर के लिए थैंक यू, पर मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूं, जिया ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे शौर्य, जो ब्रेसलेट तुमने मुझे दिया था, मैंने सोचा था कि उसे तुम्हारे लिए रख लूं, लेकिन मैं चीजें संभालने में अच्छी नहीं हूं। मुझे लगता है मुझे तुम्हें वापस कर देना चाहिए। और मेरे ब्रेसलेट की बात करो, जो तुमने तोड़ा था, उसकी टेंशन मत लो, तुमसे पैसे नहीं लूंगी। जिया ने अपने बैग से ब्रेसलेट निकाला और शौर्य को दे दिया। उसी वक्त एक पोर्श 7 सीरीज उनके पास आकर रुकी। याकूब ने विंडो नीचे की और धूप का चश्मा लगाए बाहर झांका। अरे जिया, 3 मिनट की देरी के लिए माफी। आज रात हमें कहां डिनर करना चाहिए? कोई भी जगह चूज कर लो।
कोई भी वेस्टर्न रेस्टोरेंट चलेगा याकूब, मैं कोई भी जगह पसंद कर लूंगी। तुम कई दिनों से हॉस्पिटल में मेरे साथ रहे हो और मम्मी को बचाया भी। पता है, आज दोपहर मैंने तुम्हें लंच कराया है, लेकिन रात का खाना भी मेरी तरफ से है। जिया मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठी। जिया ने आगे कहा, आज रात एक अच्छी मूवी भी आ रही है, क्या हम मूवी देखने चलें? जरूर, याकूब ने एक्साइटमेंट से कहा। फिर याकूब ने गर्व से शौर्य को देखा और गाड़ी चलाकर चला गया। शौर्य चुपचाप खड़ा रह गया। वो भले ही जिया से प्यार नहीं करता था, पर उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था, खासकर तब जब उसे पता चला कि उन एक्सपर्ट्स को बुलाने का क्रेडिट याकूब ने ले लिया था। जिया याकूब के लिए काफी आभारी थी और इसलिए वे करीब आ रहे थे। क्या शौर्य को सच बता देना चाहिए? लेकिन क्या सच बताने का कोई मतलब था ताकि जिया उसे फिर से पसंद करने लगे? ब्रेसलेट का मामला खत्म हो चुका था और याकूब के दिल में जिया के लिए फीलिंग्स थीं। सब कुछ ऐसे ही रहना चाहिए। इसी बीच जिया याकूब के साथ स्कूल से निकल गई। जिया, तुम किस रेस्टोरेंट जाना चाहोगी? मुझे एक जगह पता है सिनेमा के पास, पर चॉइस तुम्हारी है। याकूब एक्साइटेड था। जिया का उसे लेने का मैसेज उसे और भी खुश कर गया था। बस आगे रुक जाओ। जिया ने पीछे देखा और थोड़ा उदास होकर कहा, यहां? पर यहां तो कोई रेस्टोरेंट नहीं है। मुझे रेस्टोरेंट नहीं जाना, बस गाड़ी रोको, मैं घर जाना चाहती हूं। जिया खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो रहा है। शौर्य को इस तरह देखना अजीब था। शौर्य मेरी तरह की लड़की को इग्नोर कैसे कर सकता है? जिया ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसने जानबूझकर याकूब को उसे लेने के लिए बुलाया था, ताकि शौर्य को दिखा सके कि वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जब उन्हें किसी में इंटरेस्ट होता है तो वो पूरा ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं। हालांकि शौर्य ऐसी बातों को समझ नहीं पाता था। जब जिया ने उसे ब्रेसलेट वापस दिया तो उसे उम्मीद थी कि शौर्य उसे रोक लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ब्रेसलेट भी वापस ले लिया और जब जिया को कोई और लड़का पिकअप करने आया तो उसने कुछ भी नहीं कहा। जिया शौर्य से सच में नाराज थी। वो अब भी याकूब के साथ डिनर पर क्यों जाना चाहती थी, इसलिए वो कार से बाहर निकलना चाहती थी। याकूब हैरान रह गया जब उसने देखा कि जिया उसकी कार से बाहर निकली और टैक्सी बुलाई। उसने सोचा कि शायद उसकी कहीं किसी बात से जिया नाराज हो गई। इस बीच शौर्य पहले ही अपने हॉस्टल वापस जा चुका था। उसने देखा कि विशाल बालकनी में स्मोक कर रहा था और परेशान लग रहा था, जबकि रोहित उसके पास खड़ा था। क्या हुआ विशाल? शौर्य उनके पास चला गया। अरे, तुम वापस आ गए। बात यह है कि परीक्षाएं करीब हैं और कणिका की मम्मी मेबेरी आ रही हैं। वो मुझसे भी उनसे मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। कणिका ने अपनी मम्मी को हमारे बारे में बता दिया है और अब उनकी मम्मी मुझसे मिलने पर जोर दे रही हैं। शौर्य मुस्कुराया। अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलना अच्छी बात नहीं है क्या? तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। ये कैसे अच्छी बात है? मुझे पता है कि कणिका का क्या मतलब था जब उसने कहा कि उसकी मम्मी आ रही हैं। वो चाहती है कि मैं उसकी मम्मी के लिए एक अच्छी जगह का इंतजाम करूं। अगर उसकी मम्मी खुश हुई तो थोड़ी तारीफ कर सकती हैं, और अगर खुश नहीं हुई तो शायद हम ग्रेजुएशन के बाद अलग हो जाएं। विशाल परेशान था। आजकल रिलेशनशिप में रहना वाकई मुश्किल हो सकता है। लोग कहते हैं कि सास को खुश रखना सबसे कठिन काम है, और ये बहुत हद तक सही भी है। हालांकि विशाल का परिवार काफी अमीर था, लेकिन मेबेरी में एक अच्छी जगह ढूंढना मुश्किल था। शौर्य को भी नहीं पता था कि कैसे हेल्प करे, क्योंकि मेबेरी की कमर्शियल स्ट्रीट बिक चुकी थी और वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट अब उसके पास नहीं था। शायद वो विशाल की वैसे ही हेल्प कर सके जैसे उसने रोहित की पिछली बार की थी। तुम्हारी क्या प्लानिंग है विशाल? शौर्य ने पूछा। मैंने रोहित के साथ प्लान बनाया है। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे कणिका की मम्मी को पिक करने। मैंने एक अच्छे होटल का इंतजाम किया है और मुझे पता है कि यॉर्क नॉर्थ माउंटेन कल रात एक इवेंट होस्ट कर रहा है। मैं उन्हें वहां ले जाऊंगा, विशाल ने कहा। शौर्य ने सिर हिलाया। उसे कल होने वाले इवेंट का पता नहीं था, क्योंकि वो गांव ने ऑर्गेनाइज किया था और जैक को ऐसी चीजें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा, शौर्य ने कहा। विशाल को तुरंत सुकून मिला
उसने शौर्य के कंधे पर हाथ रखा। कणिका की मम्मी अगली सुबह आने वाली थीं। शौर्य, रोहित और विशाल अगली सुबह स्कूल के बाहर कणिका और उसकी रूममेट्स से मिले। विशाल ने कहा कि यह थोड़ा अजीब लगता अगर सिर्फ वो और कणिका ही उसकी मम्मी को लेने जाते, लेकिन अगर सभी साथ जाएं तो ये मजेदार लगेगा। शौर्य को हल्का शौक लगा जब उसने बाकी लड़कियों को देखा। उनमें से एक प्रिया थी, दूसरी जो उसे घूर रही थी वो जैकलीन थी, और एक लड़की और थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अरे विशाल और शौर्य, मैं आप दोनों से किसी का इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूं। ये मेरी हाई स्कूल की सहेली वाणी है। वाणी की मम्मी भी मेरी मम्मी के साथ आ रही है और वाणी हमारे साथ रहेगी, कणिका ने कहा। वाणी बहुत सुंदर थी। वो खुद को अच्छे से तैयार करना जानती थी। वो प्रिया की तरह नेचुरल ब्यूटी नहीं थी, पर जैकलीन से ज्यादा खूबसूरत जरूर थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा वाणी। मुझे लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं, विशाल ने कहा। वाणी ने हल्के से सिर हिलाया और पूछा, हम बाद में कणिका और मेरी मम्मी को कैसे लेने वाले हैं? हम एक उबर बुलाएंगे, विशाल ने जवाब दिया। क्या? एक उबर? तुम्हारे पास कार नहीं है? मुझे लगा कि कणिका का बॉयफ्रेंड भी मेरे जैसा होगा। कम से कम एक कार तो होनी चाहिए, वाणी ने तिरस्कार से कहा। हालांकि वाणी और कणिका बचपन की दोस्त थीं, पर यह साफ था कि स्कूल में उनकी बहुत बात नहीं होती थी। विशाल ने बताया भी था कि वो सिर्फ एक बार मिले थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनकी माएं साथ आ रही थीं और उन्हें मिलकर उन्हें रिसीव करना था। लड़कियों के लिए एक दूसरे से कंपेयर करना नॉर्मल बात थी, खासकर जब वो छोटे शहर से बड़े शहर में पढ़ने आती थीं। असल में कणिका की रूममेट्स वाकई बहुत सुंदर थीं, और इससे वाणी थोड़ी ईर्ष्यालु हो गई। वह बातों में काफी हार्श हो गई। विशाल ने अभी तक कार नहीं खरीदी है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने खरीद ली? कणिका खुश नहीं थी, फिर भी उसने पूछा। वाणी और कणिका दोनों ही हाई क्लास फैमिलीज से थीं, इसलिए फाइनेंशियल लेवल पर उनकी कोई कंपैरिजन नहीं थी। कणिका हमेशा वाणी से पढ़ाई में बेहतर रही थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में आने के बाद कंपेयर करने के लिए और चीजें थीं। हां, उसने खरीदी है, बस एक ऑडी A4L। पहले वो एक 7 सीरीज पोर्शे लेना चाहता था, क्योंकि उसके सभी फ्रेंड्स के पास कार है, पर मैंने कहा कि A4L काफी है। उसने सिर्फ मुझसे प्यार के कारण कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वाणी ने अपने हाथ क्रॉस किए और प्रिया और बाकी को देखा, जो उसकी बात से संतुष्ट दिख रहे थे। हालांकि जैकलिन और बाकी लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कणिका ने सिर हिलाया। वाह, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के दोस्त काफी अच्छे कर रहे हैं। बेशक, विशाल के दोस्तों से काफी अलग। चलो, इस पर ज्यादा बात नहीं करते, वाणी ने कहा। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने स्कूल कैंपस में देखा और शॉक्ड रह गई। मेरा बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त यहां हैं। एक सफेद ऑडी A4L उनके सामने रुकी, खिड़की नीचे हुई और एक स्टाइलिश यंग मैन कार से बाहर निकला। जैस, तुम फाइनली यहां हो। तुम्हारे फ्रेंड्स कहां हैं? मैंने उन्हें पहले होटल बुक करने के लिए कहा है। श्रीमती ललिता को लेने के बाद हम उन्हें होटल में फ्रेश होने के लिए ले जाएंगे और वहां लंच करेंगे। फिर हम बाहर घूमने जाएंगे। जैस ने बात करते हुए देखा कि प्रिया और जैकलिन कणिका के पीछे खड़ी हैं। अरे ब्यूटीज, तुम लोग कणिका की फ्रेंड्स हो, है ना? कैसी हो? जैस ने पूछा। हम इसके बारे में बात कर रहे थे। विशाल के पास कार नहीं है, इसलिए वो लोग कणिका की मम्मी को उबर से लेने का प्लान बना रहे थे, वाणी ने कहा। क्यों ना तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ? मेरी कार में अभी भी 3 और लोग बैठ सकते हैं। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? जैस ने पूछा, क्योंकि उसे प्रिया और जैकलिन अच्छी लगीं और वो उन्हें इम्प्रेस करना चाहता था। लेकिन कणिका और बाकी कुछ कहती, उससे पहले ही वाणी ने जैस का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। सॉरी, पर अगर कार भरी हुई है तो मेरी मम्मी कहां बैठेंगी? और ये मत भूलो कि मेरी 2 और रूममेट्स भी हमारे साथ आ रही हैं। वाणी को जैस का प्रिया और बाकी को देखना अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, हम उबर ले लेंगे। कणिका कोई परेशानी नहीं चाहती थी। ठीक है, तो हम पहले वहां पहुंचेंगे। अगर तुम लोग थोड़े लेट हो जाओ तो कोई बात नहीं, फिर हम सब उस होटल में मिलेंगे जहां जैस ने बुकिंग की है और वहां लंच करेंगे। वैसे हम काफी लोग हैं, तो मेरा सुझाव है कि हम बिल स्प्लिट कर लें। क्या ये ठीक है? वाणी ने कहा। जरूर, कणिका ने सिर हिलाया।
वाणी ने अपनी दोनों रूममेट्स का इंतजार किया और फिर वे निकल गए। इस बीच शौर्य और बाकी लोग ऊबर का इंतजार कर रहे थे और फिर स्टेशन की ओर चल दिए। उसे देखो, बस इसलिए गर्व कर रही है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के पास ऑडी F4L है। उसे नहीं पता कि हमें बस प्रिया के एक कॉल की जरूरत है और नक्श कभी भी यहां आ जाएगा, जैकलिन ने गुस्से में कहा। जैकलिन, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैं नक्श से काफी टाइम से बात नहीं कर रही हूं। जवाब देते हुए प्रिया ने शौर्य की ओर देखा।